चलो अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट उसमें कि ये जो रिंग आप फ्रंट से देख रहे हो, ठीक है, इसका एक एक्सिस होगा। एक्सिस तो आप लोगों को पता है जो सेंटर से पास होता है, जैसे ये जो मैंने मार्कर को पकड़ा हुआ है ये इसका एक्सिस है बेसिकली। सही, जैसे एक व्हील होता है ना, तो व्हील अपने एक्सल के अराउंड ही तो घूमता है, तो वो उसका एक्सिस है। तो अब ये जो रिंग है ये पूरा करंट कैरी कर रही है, तो इसने सेंटर में कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाया। तो अगर मैं यहाँ से इसका एक्सिस पर ये पॉइंट लूँ, ये वाला, तो यहाँ पर भी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। ठीक है, तो हम अब इस रिंग को जो ड्रॉ करेंगे, अभी तो आप इसका फ्रंट फेस देख रहे हो, हम इसको इस तरह से घुमा देंगे ताकि ये हमें 2D में, क्योंकि ये हमारा बोर्ड जो है दैट्स 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, तो हमें 3D विजुअलाइज करवा पाएँ इसमें। तो हम इसको डायरेक्ट सीधा ना बना के इसको रिंग को कैसे घुमा देंगे, इस तरह से। ठीक है, तो चलो इसे ड्रॉ करते हैं। तो ये जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो रिंग पहले इस तरह से था, सामने फ्रंट फेस था जिसका, जो आपको सामने इस तरह से दिखाई दे रहा था। अब हमें उसके एक एक्सिस पर निकालना है, तो हमने उस रिंग को थोड़ा इस तरह से टिल्ट कर दिया, और जब इस तरह से टिल्ट किया, ये हमने यहाँ रखा हुआ है। इसमें जो डैशेज वाली लाइन देख रहे हो ये इसका पिछला हिस्सा है, ये फ्रंट वाला है। तो ये सेंटर से हमने एक एक्सिस इसके आगे बढ़ाई, और यहाँ पर r डिस्टेंस दूर एक P पॉइंट है जहाँ पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से, कॉइल की वजह से। तो हम dl जो लेंथ एलिमेंट है वो कहीं भर भी मान सकते हैं। आप यहाँ मान सकते हो, यहाँ मान सकते हो, यहाँ मान सकते हो, लेकिन कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि हमें फिगर ड्रॉ करना है जो हमें इजीली विजुअलाइज भी हो सके, तो हमने 2 एलिमेंट लिए। सबसे पहले हमने पहला ही लिया, दैट इज़ C। यहाँ हमने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट माना, ऑब्वियसली वही dl जिसे हम बोल देते हैं dl, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पर। तो वही हमने कहा कि सपोज करो ये वाला जो एंगल है दैट इज़ थीटा, ये वाला जो एंगल है यहाँ से इसके बीच में डिस्टेंस और इसके बीच में करंट एलिमेंट के बीच में वो कितना है, थीटा। तो यहाँ से P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हम बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो तो हम अभी निकालेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन होती है इस डिस्टेंस के भी परपेंडिकुलर। भाई करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, डिस्टेंस कहाँ है, इधर। तो जो वो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो इन दोनों के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर ही बनता है। तो ये बनेगा इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर, यानी इस लाइन और इसके बीच में जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दैट इज़ dB। अब सेम हम इसके एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट यहाँ पर एक D पॉइंट पर एक और लेंथ एलिमेंट लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक सर्कुलर रिंग पर अगर हम एक कोई पॉइंट लें तो उसके जस्ट अपोजिट एक और हमें पॉइंट मिलेगा, चाहे आप किसी भी पॉइंट पर लें। अगर मैं यहाँ लेता तो इसके जस्ट अपोजिट क्या मिलता है, यहाँ मिलता। उससे होगा क्या, इस पॉइंट पर जो करंट की डायरेक्शन है वो बेसिकली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हर पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। हम ये नहीं बोल सकते कि हर एक पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में बनेगा। हर पॉइंट पर क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। उसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए हमने एक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लिया यहाँ D पर। यहाँ पर भी हमने यही इसे dl लेंथ ही दी, सेम दैट इज़ dl। और ये करंट एलिमेंट IDL की वजह से P पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू, इसकी मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, बट डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अलग हो जाएगी। मैग्नीट्यूड सेम इसलिए है क्योंकि सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कैसी हैं, सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, बट इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अब इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगी। तो ये डायरेक्शन जहाँ ऊपर की तरफ जा रही थी, ये डायरेक्शन कहाँ बनेगी, नीचे की तरफ। तो होता कुछ ऐसा है कि ये जो अगर सर्कुलर लूप है, इसकी वजह से एक्सिस पर अगर हम अलग अलग पॉइंट की वजह से निकालें तो वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का बनेगा। ये जो लाइन, ये जो उंगलियों के फिगर आप देख रहे हो, अगर ये एक्सिस है तो सर्कुलर लूप अगर मेरा यहाँ पर रखा हुआ है
इस सर्कुलर लूप के जो अलग अलग पॉइंट हैं ये, इनसे जो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस तरह का बनेगा, ये चारों तरफ घूमता हुआ। यानी जो ऊपर वाला पॉइंट है ऊपर बन रहा है इसकी वजह से, नीचे वाली की वजह से नीचे बन रहा है। इस साइड में अगर कोई पॉइंट लेता तो इधर बनता, और अगर इधर लेता तो इधर बनता, यानी कि ये इस तरह से घूम जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो चलो पहले वैल्यूज़ निकालते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, जो dB होगा हमारा वो कितना होगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ हम एक छोटा सा एक एजम्पशन लेंगे, और वो क्या लेंगे कि अगर R हमारा A क्या है, रेडियस ऑफ द कॉइल, सही है। इफ R क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, यहाँ से लेके इस P पॉइंट तक की डिस्टेंस है R। ये बहुत ज़्यादा है, किससे, इसकी रेडियस A से। तो इस केस में ये जो एंगल थीटा हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 90 हो जाएगा। सही है, इसका मतलब होगा कि ये तो है बहुत छोटा और डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, तो हमारा जो थीटा होगा इस केस में, थीटा इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, 90 डिग्री के। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये जो हमारा dB बना वो होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL अपॉन में आर स्क्वायर। और ये जो डायरेक्ट होगा ये P से E की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। सही है, डायरेक्टेड टूवर्ड PE। क्लियर, ये डायरेक्शन है PE। ठीक, सेम अगर हम इसके अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट D पॉइंट पर दूसरा लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, सही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट C। अब दूसरा जो निकाल रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट D, इसको हम लिखेंगे dB डैश। क्या लिखेंगे, dB डैश इज इक्वल टू, तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, सेम रहेगा, तो ये रहेगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL अपॉन आर स्क्वायर। सो द मैग्नीट्यूड विल बी सेम बट द डायरेक्शन इज जस्ट ऑपोजिट। तो ये कितना हो जाएगा, P से F की तरफ, तो डायरेक्टेड टूवर्ड PF। ठीक है, तो हमने दो करंट एलिमेंट लिए जो एक दूसरे के डायरेक्टली डायमेट्रिकली ऑपोजिट थे, जिसकी वजह से हम नेट फील्ड निकाल रहे हैं यहाँ पर। अब हमें जो नेट फील्ड चाहिए वो पूरे सर्कुलर रिंग की वजह से चाहिए, ना कि इन दोनों पॉइंट की वजह से चाहिए। तो इसको पूरा करने के लिए हमें ऑब्वियसली क्या फॉलो करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इन दोनों का नेट रिजल्ट देखते हैं कि ये है और एक ये है। तो अगर इसके नेट रिजल्ट की बात करें तो हमें पता है ये एंगल फाई है। ये एंगल फाई क्यों है, क्योंकि ये एंगल को हमने फाई लिया। अब ये इस पर कैसा है, 90 डिग्री है। ये जो ये PE हमने लिया, ये इस पर कैसा है, 90 डिग्री। और ये दोनों 90 हैं, तो जितना एंगल ये इसके साथ बना रहा है इतना एंगल ये इसके साथ बनाएगा, तो ये भी फाई हो जाएगा। सेम यही नीचे भी चलेगा इतना ही फाई। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस तरफ होगा dB डैश कॉस फाई और इधर की तरफ हो जाएगा dB डैश साइन फाई। सेम इधर ये हो जाएगा dB कॉस फाई
और इधर होगा ये dB sin phi। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो dB cos phi और dB डैश cos phi का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम। और डायरेक्शन इन दोनों की कैसी है, ऑपोजिट, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। लेकिन साइन वाले कैसे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। साइन वाले क्या होंगे, ऐड अप हो जाएंगे। अब सारी बात ये है कि हमारे पास सिर्फ दो नहीं है। कभी आप सोचो कि सर dB sin phi ये हो गया और dB sin phi ये हो गया और हम इन दो को जोड़ के 2dB sin phi लिख दें, तो ऐसा नहीं होगा। ये दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हमने लिए हैं, ऐसे नंबर ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएंगे। सही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो नेट b निकालेंगे, b नेट जो निकलेगा, ये पूरा इंटीग्रेशन होगा किसका, dB sin phi का। किसके लिए, फॉर कंप्लीट लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। समझ रहे हो, हम इसे, हमारे पास सिर्फ दो ही पॉइंट नहीं है ना, ये dB sin phi dB sin phi दो पॉइंट नहीं है। दो पॉइंट तो हमें इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हमने दो ही एलिमेंट लिए हैं। अगर हम तीसरा एलिमेंट ले लेते, वो किसी और डायरेक्शन में जाता, उसका भी कॉस कहीं किसी चौथे के साथ कटता, सबका साइन जुड़ जाएगा आगे। ये जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से ये है, ये सब, इन सब का कॉस तो कट जाएगा लेकिन सबका साइन आगे की तरफ जुड़ जाएगा। तो हमें पता है कि ये जो साइन वाला फैक्टर है, इसको कंप्लीट लेंथ के लिए हम इंटीग्रेट करें, इसका मतलब ये जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सब साइन के लिए क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं यहाँ पर। इसका यही मतलब है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, सबका सम है। ठीक है, तो हम इसे निकालते हैं। तो dB की वैल्यू क्या है हमारे पास, μ0/4π IDL ओवर r²। तो हम यहाँ dB की वैल्यू रखते हैं तो हमें मिल जाएगा b वेक्टर इज इक्वल टू कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ L μ0/4π IDL अपॉन r² sin phi। अब इसमें μ0/4π I sin phi अपॉन r², ये तो है कांस्टेंट, इसे हम ले लेंगे बाहर और सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, dl रह जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे μ0/4π I अपॉन r² sin phi और इंटीग्रेशन ऑफ dl l लेंथ के लिए। तो ये dl जो बात चल रही है, ये इसकी बात चल रही है कि ये सर्कुलर लूप कितना बड़ा है। तो वही जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, कितना है, 2π r, बट यहाँ पर जो रेडियस हमने a मानी है तो ये कितनी हो जाएगी, 2π a। तो इसको हम लिख देंगे b वेक्टर जो होगा वो होगा हमारा μ0/4π I अपॉन r²। अब देखो साइन फाई की बात करते हैं, तो यहाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे हो, चाहे ये ले लो चाहे ऊपर वाला ले लो। सही है, अगर हमने ये ऊपर वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, तो ये क्या है, a है, ये r है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, √a² प्लस r²। तो साइन फाई कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा a अपॉन √a² प्लस r²। तो साइन फाई की वैल्यू लिखेंगे हम a अपॉन में √a² प्लस r² इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना होगा, 2π r, यहाँ कितना हो जाएगा, 2π r कितना है, a, तो 2π a, तो 2π a। ठीक है, तो हमारा नेट जो मैग्नेटिक फील्ड बना b वेक्टर इज इक्वल टू, दैट इज μ0/4π, वो बाद में हम करेंगे, तो ये हो जाएगा 2π a² अपॉन में r² √a² प्लस r²। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो r² है ये क्या है भाई, हमने एक कमी की, ये जो हमने r लिया ये वाला r नहीं है। सही है, देखो ये तो है सेंटर से लेके P तक की डिस्टेंस, हमने एक छोटी सी गलती की है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी गलती नहीं है। ये तो है सेंटर से लेके ये डिस्टेंस, लेकिन जब हम डिस्टेंस यहाँ से ले रहे हैं कॉइल से, तो हमें मतलब ये जो करंट एलिमेंट लिया है
तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, यही तो है। तो हम ये जो डिस्टेंस लेंगे ये कितनी लेंगे, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये हमारी हो जाएगी आई डी एल साइन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और सेम यही चीज़ इसके साथ भी आएगी, कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आया। हमने वो फॉर्मूले वाला आर रख के हमने उसी से सॉल्व कर दिया, वो हमारी थोड़ी गलती रही वहाँ पर। लेकिन ये आर डिस्टेंस नहीं लेनी है, तो सेंटर से डिस्टेंस है हमारी, हमें लेनी है ये वाली डिस्टेंस। तो जो हम फॉर्मूले में आर लिखते हैं वो डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली। और इस नीचे वाले के लिए क्या होगी, ये वाली। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, सेम ही आएगी। तो यहाँ पर ये जो आर स्क्वायर आप देख रहे हो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। आप लोग इसको एंड में ही कर लेना, सही है, ठीक है। या फिर ये जो हमने आर माना है, आप लोग एक काम करना, इसे एक्स बना देना, ठीक है। इसे क्या बना देना, एक्स। और सबसे बाद में यहाँ पर लिख देना ये जो आर है ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस इतना कर लेना, ठीक है। अगर सारा कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे तो हमारा ये टर्म होगी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखो 1 पावर इसकी और हाफ पावर इसकी, कितना हो गया ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो हमारा ये नेट रिजल्ट आया। नहीं, कट जाएगा 2 पाई से, हम इसको काट देंगे। लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा जो नेट रिजल्ट आया वो ये आया, ठीक है। अब ध्यान दो इसमें, अगर ये जो पॉइंट है आर वाला, ठीक है, ये इससे बहुत ज़्यादा दूर है सेंटर से, तो वही है जो पॉइंट हमने यहाँ माना आर इज़ वेरी ग्रेटर देन ए। तो उस केस में ये ए स्क्वायर वाले टर्म को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से नेगलेक्ट। भाई ये इसमें सम जो होगा ये इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ आर की पावर कितनी रह जाएगी, 3, ठीक है। तो इफ़, इसमें केस लिख लेते हैं, इफ़ सेम आर इज़ वेरी ग्रेटर देन ए, इन दैट केस बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन में आर क्यू, ठीक है, सही है। और अगर यही पी पॉइंट यहाँ से घट के कहाँ आ गया, सेंटर पर, तो उस केस में ये आर जो है ये कैसा हो जाएगा, 0। तो उस केस में हमारा होगा ये, ठीक है, व्हेन पॉइंट P लाइज एट द सेंटर ऑफ रिंग। तो इस केस में R इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 0। तो इस फॉर्मूले में अगर हम R को 0 रखें तो ये बचेगा a की क्यूब, भाई स्क्वायर से ये कैंसिल, a क्यूब। तो हमें बचेगा b वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन a क्यूब। तो इससे ये क्यूब कैंसिल, 2 पाई से ये 2 टाइम कैंसिल। तो हमें b वेक्टर इज इक्वल टू मिला म्यू नॉट ओवर 4 पाई म्यू नॉट आई अपॉन में 2a। और ये वही रिजल्ट है जो अभी हमने पिछले उसमें निकाला है, सही है। उसमें हमने रिंग के लिए, सेंटर के लिए निकाला था, तो ये वही रिजल्ट है। क्लियर। तो इसको लिख लेना। हाँ, अब आप इसे अगर काटना चाहते हैं तो 2 पाई से इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया ये। तो नेट डायरेक्शन जो मिलेगी हमें मैग्नेटिक फील्ड की,
वो क्या मिल रही है, तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड साइन वाला फैक्टर ही ऐड हो रहा है, तो जो नेट डायरेक्शन मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की वो ये होगी। ठीक है, हमेशा अगर कोई एक्सिस है, एक रिंग है, तो उसके एक्सिस पर सामने की तरफ, बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में ही नेट मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। ठीक है, ये रहेगा। और अगर हमने करंट की डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब इसमें ना इसको लिख लो, मैं तुम्हें 2 फैक्टर बताता हूँ कि कैसे देखते हैं इसमें। रिंग है, एक बार इसको मैंने ऐसे रखा, फिर पलट के ऐसे रख दिया, तो अगर इधर से देखने पे हमें इसमें करंट कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज, तो पीछे से देखूंगा तो कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्लॉकवाइज है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, इस रिंग को मैंने ऐसे घुमा दिया। ठीक है, तो इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो जिधर हमारा क्लॉकवाइज है, जिधर से हमें क्लॉकवाइज दिख रहा है, उधर वाला फेस जो है रिंग का वो कैसा बनेगा, साउथ। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये फेस कैसा बनेगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वो कैसा बनेगा, नॉर्थ। सही है, तो जिधर से आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है उधर समझ लो साउथ है फेस, और जिधर से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है उधर समझ लो नॉर्थ है फेस। ठीक है, तो साउथ से जो फील्ड लाइन है वो कैसे जाती हैं, अंदर की तरफ। तो इस पर जो इधर से अगर आप देख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जानी है, अंदर की तरफ। ये जो डायरेक्शन है ये कैसे जा रहा है, अंदर, और इस पर से कैसे आ रहा है, बाहर। तो ये आपकी नेट डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, तो बस इतना ही था, ये डायरेक्शन के लिए था। ठीक।